So today's unit is water treatment. We get water from many sources, like there are ponds, there is sea, we have lakes, rainwater, there is groundwater, then we have wells, there is tube wells. लेकिन इन सब सोर्सेज में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज पानी के अंदर प्रेजेंट होती हैं. Now these impurities can be of 4 types. First, colloidal impurities. Colloidal impurities क्या होती है? Colloidal particles, जैसे हमें पता है कि colloidal particles होते हैं जिनमें particle size solution और suspension के बीच में होता है. Colloidal particles are not visible by naked eyes. लेकिन ये क्या करते हैं, ये पानी में टर्बिडिटी पैदा करते हैं. टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलापन, यानी कि जब हमें पानी दिखाई देता है कि क्लियर नहीं है, डर्टी वाटर जिसे हम बोलते हैं, लेकिन उसमें कोई इम्प्योरिटी भी नहीं दिखाई दे रही, सो दैट इज ड्यू टू कोलाइडल इम्प्योरिटीज. ये जैसे पानी पीला पीला कई बार दिखाई देता है, पुराना पानी हो जाता है, गंदा पानी, तो दैट इज ऑल ड्यू टू कोलाइडल इम्प्योरिटीज. सेकेंड टाइप की इम्प्योरिटीज जो पानी में होती हैं, दे आर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज. Now suspended impurities include vegetable or animal matter. थर्ड टाइप की impurities होती हैं dissolved impurities. Now these dissolved impurities, they can be either salts, they can be either gases. Gases में for example we have CO2, H2S. Salts में it can be like MgCl2, CaCl2, calcium carbonates, bicarbonates of calcium, magnesium, iron और aluminium salts. तो ये सब salts अगर dissolved present होते हैं पानी में, तो ये सब मिलकर क्या करते हैं, पानी को हार्ड बनाते हैं. ठीक है, तो ये dissolved salts और ये dissolved gases ये पानी को हार्ड बनाते हैं. Now फोर्थ टाइप की जो impurities हैं, they are pathogenic impurities. Pathogenic impurities include like bacteria, virus or there can be microbes. Now ये सब जो impurities है ये पानी में present होती हैं. Now we use the water mainly either for domestic purposes or we use it for industrial purposes. ठीक है, तो जो हम वाटर डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, इट कैन बी आइदर फॉर ड्रिंकिंग और इट कैन बी आइदर फॉर अदर डोमेस्टिक पर्पसेस. डोमेस्टिक पर्पसेस और यू कैन से हाउस होल्ड पर्पसेस. द वाटर विच वी यूज फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि जो पानी पीने के योग्य होता है, उसको हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर. ठीक है, और इंडस्ट्रीज में जो हम पानी को यूज करते हैं, इसका मेनली यूज होता है फॉर जनरेटिंग स्टीम. अब हम जो ये वाटर स्टीम जनरेशन के लिए यूज करते हैं, ये जो स्टीम जनरेशन का काम है, इट इज डन इन बॉयलर्स. बॉयलर्स क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े, आप कह सकते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग के साइज के जितने कंटेनर्स हो गए, इसमें हम वाटर को बॉईल करते हैं और उससे स्टीम निकलती है. अब अगर हमने यहाँ पे जो वाटर यूज करने वाले हैं, अगर इस वाटर में किसी भी तरह के डिजोल्व्ड सॉलिड्स अगर प्रेजेंट हैं, तो ये क्या करते हैं, इस बॉयलर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉयलर ट्रबल्स. अब अगर हम चाहते हैं कि ये बॉयलर ट्रबल्स अराइज ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर में से इन सब डिजोल्व्ड सॉलिड्स को बाहर निकालना पड़ेगा. डिजोल्व्ड सॉलिड्स की प्रेजेंस की वजह से जो वाटर है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है. और अगर हम डिजोल्व्ड सॉलिड्स निकाल दें तो वाटर क्या बन जाएगा, सॉफ्ट वाटर हो जाएगा. तो जब भी हमें बॉयलर में वाटर को यूज करना है, सबसे पहले हमें हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट करना चाहिए,
एंड देन दिस सॉफ्ट वाटर शुड बी यूज्ड इनसाइड द बॉयलर्स, ताकि ये बॉयलर ट्रबल्स पैदा ना हो। अब दो तरीके हैं, एक तो हम पानी इसमें डाल चुके हैं ऑलरेडी और उसका फिर हम उसको सॉफ्ट बनाएं, दूसरा कि हम बाहर ही पहले हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट कर दें और उसके बाद उसको बॉयलर के अंदर डालें। अगर ये ट्रीटमेंट यानी कि जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाना है, अगर ये ट्रीटमेंट हम बॉयलर के अंदर कर रहे हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल वाटर ट्रीटमेंट। इंटरनल वाटर ट्रीटमेंट को ही हम सिक्वेस्ट्रेशन या फिर कंडीशनिंग भी बोलते हैं। एंड दिस इंटरनल ट्रीटमेंट इज डन इनसाइड द बॉयलर। लेकिन अगर ये जो ट्रीटमेंट है यानी कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट में हम जो कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर इसको हम बॉयलर के बाहर कर रहे हैं, देन दिस ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ट्रीटमेंट एंड इट इज डन आउटसाइड द बॉयलर। जो वाटर ट्रीटमेंट है, इट कैन बी आइदर इंटरनल ट्रीटमेंट, इट कैन बी आइदर एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। इंटरनल ट्रीटमेंट में 3 या 4 तरह के मेथड्स हम एम्प्लॉय करते हैं। दे आर कोलाइडल कंडीशनिंग मेथड, सेकेंड इज फॉस्फेट कंडीशनिंग मेथड, थर्ड इज कैल्गन कंडीशनिंग मेथड, फोर्थ is carbonate conditioning method. एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में मेनली हम 3 प्रोसेसेस का यूज करते हैं। फर्स्ट इज लाइम सोडा प्रोसेस, सेकेंड इज जियोलाइट प्रोसेस एंड थर्ड इज आयन एक्सचेंज प्रोसेस। अब हम ये सब प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस क्या होती है? हार्डनेस को हम अगर में डिफाइन करना पड़े तो इट इज डिफाइंड एज सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप पानी में सोप डिजोल्व कर रहे हो, कोई भी साबुन आप डिजोल्व कर रहे हो, तो यूजुअली क्या होता है उसके अंदर झाग बनते हैं। जब तक झाग नहीं बनेंगे तब तक आप उसमें साबुन डालते रहते हो। तो इसीलिए ये है कि जब तक उसमें अच्छे से झाग नहीं बन जाते तब तक आप कितना साबुन उसमें डालते जा रहे हो, यानी कि वो पानी कितना सोप कंज्यूम किए जा रहा है, जब तक उसमें लेदर प्रोड्यूस नहीं हो जाता, इसी को हम बोलते हैं हार्डनेस। हार्डनेस 2 तरह की होती है, वन इज टेम्परेरी हार्डनेस एंड सेकेंड इज परमानेंट हार्डनेस। Temporary hardness usually carbonates and bicarbonates of calcium and magnesium इन salts की वजह से होती है, जबकि जो permanent hardness है ये chlorides and sulfates of calcium, magnesium, लेकिन minor amounts में iron और aluminium के salts भी उसमें present होते हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है, वेरस परमानेंट हार्डनेस क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम की वजह से होती है। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इसीलिए टेम्परेरी हार्डनेस को कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं। वेरएज इसमें कोई कार्बोनेट्स नहीं है, इसीलिए इसको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं। सिमिलरली इसी को हम एल्कलाइन हार्डनेस भी बोलते हैं, वेरएज इसको हम नॉन एल्कलाइन हार्डनेस भी बोलते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है इसको हम बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं, सो इट कैन बी इजीली रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। वेरएज परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमें स्पेशल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं, such as zeolite process, lime soda process या फिर ion exchange process। Now जो temporary hardness है
इट कैन बी इजीली रिमूव्ड बाय टू मेथड्स। पहला मेथड है बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग करने से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, अगर इसको हम हीट करते हैं तो जो कैल्शियम है दैट गेट्स कन्वर्टेड टू कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि प्रेसिपिटेट बना देता है एंड इट सेटल्स, प्लस CO2 गैस निकल जाती है एंड प्लस H2O। तो यानी कि जो ये टेम्प्रेरी हार्डनेस का सॉल्ट है ये कम्प्लीटली रिमूव हो गया। कैसे? ये जो है ये PPT बन गया जिसको हम पानी में से फिल्टर करके निकाल सकते हैं, ये CO2 बन जाती है, ये बाहर सिस्टम से बाहर निकल जाती है, बाकी बचा हमारा H2O। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का भी सॉल्ट है, अगर इसको हम हीट करेंगे देन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 एंड H2O। अगेन यहाँ पे जो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये प्रेसिपिटेट बना देगा और जो CO2 गैस है इट एस्केप्स फ्रॉम द सिस्टम। सेकेंड मेथड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस इज बाय एडिंग लाइम। लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम चूना भी बोलते हैं। नाउ व्हेन यू ऐड दिस लाइम, तो ये क्या फॉर्म करेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगेन जो PPT बना देगा, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, अगेन PPT बन जाता है, प्लस 2H2O। जो सॉल्ट्स PPT बना देते हैं इनको हम फिल्ट्रेशन से इजीली रिमूव ऑफ कर सकते हैं। एक और रिएक्शन देखते हैं, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और इसमें हमने लाइम ऐड किया, तो दिस फॉर्म्स अगेन कैल्शियम कार्बोनेट जो अगेन प्रेसिपिटेट हो जाता है, प्लस जो बचता है दैट इज H2O। एक्शन ऑफ सोप ऑन हार्ड वाटर, यानी कि अगर आप हार्ड वाटर में सोप ऐड करो तो क्या होगा? हार्ड वाटर में यूजुअली जो कैटायंस होते हैं दे आर आइदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस, जबकि सोप क्या होता है? एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे सोप का हमने, C17H35COO Na। तो यानी कि सोप क्या होती है? लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, जिसके एक एंड पे पोलर ग्रुप लगा हुआ होता है जो कि पानी में डिजोल्व होता है, बाकी का जो पार्ट होता है ये इम्प्योरिटी में डिजोल्व होता है, यानी कि ग्रीस में डिजोल्व होता है, जबकि ये वाला पार्ट जो होता है ये पोलर पार्ट होता है और ये पानी में डिजोल्व होता है। तो ये एक सोप मॉलिक्यूल है विच इज सोडियम स्टीयरेट हेयर। तो ये जो मॉलिक्यूल हमने लिया है, हाउ इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, आयन का एक्सचेंज हो जाता है एंड इट फॉर्म C17H35COO का ट्वाइस Ca प्लस सोडियम आयंस फ्री हो जाते हैं। इट कैन बी कैल्शियम और इट कैन बी मैग्नीशियम। तो ये जो बनता है ये बनता है हमारा वाइट प्रेसिपिटेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्कम। तो आपने देखा होगा कि हार्ड वाटर में या जो हमारा खारा पानी होता है, बोरिंग का पानी भी होता है, जिसमें हम साबुन डालते हैं तो झाग नहीं बनते। झाग की जगह क्या होता है? एक सफ़ेद रंग का प्रेसिपिटेट, सफ़ेद रंग का पाउडर सा जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, दैट इज कॉल्ड एज स्कम। तो क्योंकि हार्ड वाटर में स्कम फॉर्म हो जाती है, इसीलिए हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस लेदर। लेदर मतलब झाग। तो हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप। ठीक है, ये एक्शन ऑफ सोप है, ये 2 नंबर में ये एग्जाम में आ जाता है। नाउ यूनिट्स ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस की 4 मेन यूनिट्स हैं। पहली है ppm, जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है कि अगर 10⁻⁶ पार्ट्स वाटर है तो उसमें कितना पार्ट्स हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स का है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज ppm। सेकेंड इज mg पर लीटर। नाउ mg पर लीटर ये क्या होता है? यानी कि अगर हम पानी को माने कि 1 लीटर है तो 1 लीटर में कितना अमाउंट या कितना mg हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं। थर्ड यूनिट इज डिग्री क्लार्क। डिग्री क्लार्क होती है कि अगर हम ये कहें कि पानी में 70,000 पार्ट्स हैं तो 70,000 पार्ट्स में कितना पार्ट
हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट का है। फोर्थ यूनिट इज डिग्री फ्रेंच। डिग्री फ्रेंच होती है कि अगर पानी के 10⁵ पार्ट्स अगर हम कर दें तो उन पार्ट्स में से कितना पार्ट हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट का प्रेजेंट है। तो ये 4 यूनिट्स हैं, इन चारों में रिलेशन है, दैट इज 1 ppm इज इक्वल्स टू होता है 1 mg पर लीटर, इक्वल्स टू होता है 0.1 डिग्री फ्रेंच, इक्वल्स टू 0.07 डिग्री क्लार्क। दिस इज द इंटर रिलेशन बिटवीन द 4 यूनिट्स। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि आपको कोई डिग्री फ्रेंच में दिया है, उसको कन्वर्ट करना है आपको ppm में, तो आप यूजिंग दिस रिलेशन करोगे, ठीक है। तो इसलिए ये रिलेशन आपको मेमोराइज करना है, इसको लर्न करना है। नाउ ये जितने भी हार्डनेस वाले सॉल्ट्स होते हैं इनको हमें एक्सप्रेस करने के लिए एक यूनिफॉर्म या एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स हैं इनका जो भी अमाउंट होता है इस सब को हम कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। ये क्वेश्चन भी AKTU के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि हम हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में क्यों कर रहे हैं। पहली चीज़ तो यही है कि हम एक यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं, ठीक है, एक कॉमन स्टैंडर्ड पर सबको लेकर आ रहे हैं। नाउ व्हाई ओनली कैल्शियम कार्बोनेट? कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास होता है 100 एंड इक्विवेलेंट मास जो होता है दैट इज 50। तो इसीलिए इससे क्या होता है कि जो कैलकुलेशंस हैं वो इजी हो जाती हैं। दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये पानी में सबसे ज़्यादा इनसोल्यूबल सॉल्ट है। इनसोल्यूबल होने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि अगर इनसोल्यूबल होगा तो अगर उसको हम इजीली फिल्टर करके रिमूव कर सकते हैं, ड्राई करेंगे, वे करके उसका अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 2 रीजंस हैं कि वाई कि हम हर हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट को पहले कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में कन्वर्ट क्यों करते हैं। दिस फॉर्म से 2 मार्क्स क्वेश्चन, तो यू शुड लर्न दिस। तो अगर हमें कोई भी सॉल्ट दिया हुआ है हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट तो उसको हमें पहले कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में कन्वर्ट करना होता है। तो वो हम कन्वर्ट कैसे करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट अगर हमें किसी भी सॉल्ट के लिए निकालना है तो हम इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं विच इज इक्वल्स टू मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट या आयन जो भी दिया है मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जिसकी वैल्यू कितनी है 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट और आयन। तो जो भी आपको सॉल्ट दिया है उसका मास लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे, डिवाइड बाय उसी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट। नाउ लेट अस सी हाउ डू वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय, इट कैन बी वैलेंसी, इट कैन बी चार्ज, इट कैन बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन, ठीक है। अगर आयनिक रिएक्शन होती है यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन अगर होती है तो उस केस में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड यहाँ पे लगाते हैं। इट कैन बी एसिडिटी ऑफ बेस, इट कैन बी बेसिसिटी ऑफ ए एसिड, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मासेस का सम करके। फॉर एग्जाम्पल नाउ कैल्शियम कार्बोनेट, पहले सबसे पहले एटॉमिक मासेस देख लेते हैं क्या है। हाइड्रोजन का 1, कैल्शियम का 40, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, आयरन का 56, सोडियम का 23, एल्यूमिनियम का 27, क्लोरीन का 35.5। ये सब मासेस मैं आपको वो बता रही हूँ जो आपको वाटर ट्रीटमेंट यूनिट के लिए
चाहिएंगे, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट के क्वेश्चंस करने के लिए जो मासेस हमें पता होने चाहिए। तो अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो यहाँ क्या करेंगे 16 इंटू 3 करेंगे, इसको आप टोटल करोगे इट विल कम आउट टू बी 100। देन इक्विवेलेंट वेट विच इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय यू कैन से चार्ज और वैलेंसी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व जो भी है। सॉल्ट्स के केस में इट विल बी कॉमन वैलेंसी या कॉमन चार्ज। कॉमन बोल रही हूँ, कॉमन का मतलब क्या है कि जितना यहाँ पे पॉजिटिव है उतना ही यहाँ पे नेगेटिव। तो कॉमन यहाँ पे क्या है 2 है। सपोज किसी सॉल्ट में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, दैट इज नॉट कॉमन। तो हम किसी एक को नहीं ले सकते, हमें उसे कॉमन करना पड़ता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉमन क्या है 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दिस 100 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी 50। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं सपोज एल्यूमिनियम सल्फेट का। नाउ एल्यूमिनियम आपको पता है एल्यूमिनियम क्या होता है 3+ होता है, सल्फेट पे चार्ज कितना होता है 2-, लेकिन 2 एल्यूमिनियम है तो टोटल यहाँ पे कितना है 6+। सिमिलरली एक सल्फेट पे 2- है, 3 सल्फेट हैं तो कितना हुआ 6-। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो आपका कॉमन चार्ज या कॉमन वैलेंसी फैक्टर जो है वो 6 है। तो यहाँ पे हमारा जो भी मॉलिक्यूलर वेट आएगा उसमें हम उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे। तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी देख लेते हैं। 2 इंटू एल्यूमिनियम का होता है 27 प्लस ये पूरा ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, सल्फर का 32 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 4 और इस पूरे को हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे इंटू 3 से। तो यहाँ पे हमारा वेट आता है 342 ग्राम्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 342 डिवाइड बाय 6 कम आउट टू बी 57। एग्जाम्पल मैग्नीशियम बाय कार्बोनेट। मैग्नीशियम का मास कितना है 24 प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 है तो 16 इंटू 3 करके इसको हम करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2, तो दिस विल कम आउट टू बी 146। तो अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करेंगे 146 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे डिवाइड बाय, मैग्नीशियम पे होता है 2+, बाय कार्बोनेट पे होता है -1, लेकिन 2 बाय कार्बोनेट है तो 2- हो गया। सो कॉमन कितना है 2, तो 146 डिवाइड बाय 2, सो दिस विल कम आउट टू बी 73। एक और एग्जांपल देखते हैं CO2। नाउ कार्बन CO2 जो है ये सॉल्ट नहीं है, ये गैस है। कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, सो 16 इंटू 2 हो गया, सो दिस विल कम आउट टू बी 44। नाउ 44 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर CO2 के लिए क्या है। CO2 अगर आपको पता हो तो जब भी ये मॉइस्चर से कंबाइन करता है तो इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो यानी कि यहाँ पे जो CO2 है ये 2H+ से कंबाइन करता है, ठीक है। यहाँ पे 2H+ प्लस CO3 2- ये फॉर्म करता है। तो जो CO2 है इट कैन कंबाइन विद 2H ऑफ H2O मॉलिक्यूल, तो इसीलिए इसकी यहाँ पे बेसिसिटी क्या है 2। सो यहाँ पे हम इसको डिवाइड बाय करेंगे 2, सो दिस विल कम आउट टू बी 22। तो हार्डनेस के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब में आपको हर सॉल्ट के लिए पहले एक मॉलिक्यूलर वेट निकालना है और फिर उनका कॉरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। नाउ वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट total hardness or temporary or permanent hardness of a given water sample। न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल हार्डनेस इक्वल्स टू होती है टेम्परेरी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस। सेकेंडली अगर क्वेश्चन में आपको कभी भी आयंस दिए हुए हैं, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन या फिर फेरस आयन, तो इनको हमेशा परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग आयन की तरह ही कंसिडर करना है। तीसरा, अगर क्वेश्चन में सॉल्ट्स दिए हैं लाइक NaCl, KCl, K2SO4, Na2SO4, Al2O3,
FeO या SiO2 या Fe2O3, अगर इस तरह के कोई भी सॉल्ट्स दिए हुए हैं, देन दीज सॉल्ट्स डू नॉट कॉज हार्डनेस। तो अगर ये आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है, इनको इग्नोर करना है। अब जो ये हार्डनेस के क्वेश्चंस होते हैं इनको हम टेबल बना के सॉल्व करते हैं। टेबल में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट या आयन जो भी दिया है वो लिखेंगे हम फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में उसका हमें जो भी अमाउंट दिया है वो लिखेंगे। अमाउंट में आप एक चीज़ चेक कर लें कि सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तीसरे में हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास। ना मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस। मॉलिक्यूलर मास के बाद हम निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट विच इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। नाउ ये एन फैक्टर जैसा कि मैंने पहले भी बताया अभी कि एन फैक्टर वैलेंसी भी हो सकती है, चार्ज भी हो सकता है, इट कैन बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, इट कैन बी एसिडिटी और बेसिसिटी। इक्विवेलेंट वेट निकालने के बाद हम हर सॉल्ट को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज यहाँ पे आपको कोई भी सॉल्ट दे दिया है, सपोज आपको यहाँ पे सॉल्ट दे दिया है FeSO4। तो ये जो FeSO4 दिया है, सपोज इसका जो अमाउंट आपको दिया है वो दिया है x mg/लीटर। इसका मॉलिक्यूलर मास आया y को हमने n फैक्टर से डिवाइड किया तो सपोज वैल्यू आई z। तो इसका कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जो भी आपको अमाउंट दिया है x मल्टीप्लाइड बाय 50 क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, जो कि क्या है यहाँ पे z। तो इस तरह से हमें जो भी सॉल्ट्स दिए हैं हर एक को हम कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हर सॉल्ट है वो टेम्परेरी हार्डनेस करता है या परमानेंट हार्डनेस। तो जितने भी टेम्परेरी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स होंगे उन सब का ये वाला अमाउंट ऐड कर देंगे, जितने भी परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स होंगे उनका भी ये वाला अमाउंट ऐड कर देंगे। और अगर आप सबका अमाउंट ऐड कर दोगे तो टोटल हार्डनेस आ जाएगी। तो अब हम थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं कि इनके क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ तो सपोज द क्वेश्चन इज कि वाटर सैंपल है एंड इट कंटेन्स 50 mg of calcium 2+ ions per liter. Calculate its hardness in terms of calcium carbonate equivalent. तो हम टेबल फॉलो करेंगे। टेबल में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट या आयन जो भी आपको दिया है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसका अमाउंट, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास, देन इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, देन कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। क्या दिया है यहाँ पे, कैल्शियम 2+ आयंस दिए हैं, अमाउंट कितना दिया है 50 mg/लीटर। मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम का होता है 40, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है 40 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर यहाँ पे कितना है, चार्ज या वैलेंसी विच इज 2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 20। नाउ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन अमाउंट कितना है 50, तो 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट विच इज 20। तो ये कितना आ गया 125 mg/लीटर, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 125 ppm इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं जिसमें ज्यादा हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स दे रखे हों। ये क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ ए वाटर सैंपल कंटेनिंग डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स एज गिवन बिलो। नाउ कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, तो कार्बोनेट हार्डनेस कौन सी होती है, टेम्परेरी हार्डनेस, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होती है
परमानेंट हार्डनेस। अब हार्डनेस निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको टेबल बनानी है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्ट्स क्या प्रेजेंट है, देन वी विल राइट क्या अमाउंट्स है, देन उनका मॉलिक्यूलर मास, देन इक्विवेलेंट मास, एंड देन कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। पहला सॉल्ट दिया है हमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसका अमाउंट दिया है 7.3 mg पर लीटर। नेक्स्ट इज NaCl, अमाउंट दिया है 50 mg पर लीटर। देन कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अमाउंट इज 40.5 mg per liter. Then calcium sulfate, amount is 13.6 mg per liter. MgCl2, amount is 21.75 mg per liter. Now molecular mass, मैग्नीशियम का कितना होता है 24 प्लस उसके बाद ब्रैकेट का ट्वाइस है तो इसलिए हम ब्रैकेट में लेंगे पहले और फिर उसको बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन इज 1 प्लस कार्बन इज 12 प्लस 16 इंटू 3 और इस पूरे को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो दिस विल कम आउट टू बी 146। NaCl को हमें इग्नोर करना है बिकॉज ये हार्डनेस कॉज नहीं करता है। देन कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए हम क्या करेंगे, कैल्शियम इज 40 प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, हाइड्रोजन इज 1, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16, तो 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 और इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे हम बाय 2, तो दिस विल कम आउट टू बी 162। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम इज 40 प्लस सल्फर इज 32 प्लस 1 ऑक्सीजन इज 16, तो 4 है तो मल्टीप्लाइड बाय 4, सो दिस विल कम आउट टू बी 136। MgCl2, Mg is 24, Cl is 35.5 into 2, so this will come out to be 95. Now equivalent mass क्या होता है, molecular mass divided by valency। यहाँ पे valency कितनी है 2, so ये कितना हो गया 73, ये हमें इग्नोर करना है। यहाँ पे कितना है 162 डिवाइड बाय वैलेंसी। कैल्शियम पे 2 प्लस है, टोटल नेगेटिव भी 2 माइनस है तो कॉमन इज 2, 81 आ गया। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम 2 प्लस है, सल्फेट 2 माइनस है, सो कॉमन वैलेंसी इज 2, तो यहाँ क्या करेंगे 136 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो गया 68। MgCl2 2 प्लस है, Cl पे -1 होता है लेकिन 2 हैं तो 2 माइनस हो गया यहाँ पे, सो कॉमन वैलेंसी इज 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे 95 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ गया 47.5। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ये कैसे करते हैं, गिवन अमाउंट जो कि कितना है 7.3 है, डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय 73, सो दिस विल कम आउट टू बी 5 mg पर लीटर। NaCl इग्नोर करना था, यहाँ देखिए 40.5 इंटू 50 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट जो कि कितना है 81, तो ये कितना आ गया अमाउंट 25। ये वाला देखिए गिवन अमाउंट कितना है 13.6, गिवन अमाउंट 13.6 इंटू 50 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट यानी कि 68, तो ये कितना आ गया अमाउंट हमारे पास 10 mg पर लीटर। नेक्स्ट गिवन अमाउंट इज 21.75, तो क्या करेंगे 21.75 इंटू 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट विच इज 47.5, सो दिस विल कम आउट टू बी 22.9। अब हमें पता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट टेम्परेरी हार्डनेस करता है, NaCl इग्नोर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट टेम्परेरी हार्डनेस करता है, दिस कॉजेज परमानेंट एंड दिस कॉजेज परमानेंट। तो अगर हमें टेम्परेरी या फिर कार्बोनेट हार्डनेस अगर निकालनी है तो दैट विल बी इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस
amount of calcium bicarbonate. So this will come out to be 5 plus 25 equals to 30 mg per liter. Now permanent hardness, या जिसको हम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं, दिस विल बी ड्यू टू कैल्शियम सल्फेट एंड MgCl2. तो ये कितनी हो गई 10 प्लस 22.9 इक्वल्स टू हो गया ये 32.9 mg पर लीटर. सो दिस इज द आंसर. अगर टोटल पूछा जाए तो आपको उसको ऐड कर देना है. एक और क्वेश्चन देखिए. ए वाटर सैंपल इज फाउंड टू कंटेन द फॉलोइंग डाटा इन mg पर लीटर. कैलकुलेट टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस. तो सेम तरीके से करेंगे. पहले एक टेबल बनाएंगे, उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्ट. सॉल्ट क्या दिए आपको, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, MgCl2, MgSO4 एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट. सॉल्ट के बाद हम लिखते हैं अमाउंट, जो भी आपका गिवन अमाउंट है. दिस इज 14.6, 9.5, 6.0, 16.2. तो ये अमाउंट हमें गिवन है इन mg पर लीटर. नेक्स्ट हमें निकालना है इन सबका मॉलिक्यूलर मास. नाउ मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा. मैग्नीशियम का वेट कितना होता है 24 प्लस, अब जो ये क्वांटिटी ब्रैकेट में है इसको हमें ब्रैकेट में ही डालना है और बाहर से 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो H का वेट कितना है 1, कार्बन का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का है 16, तो 16 इंटू 3. तो इसको ब्रैकेट क्लोज और इस में अंदर जो भी क्वांटिटीज है इनको हमें मल्टीप्लाई करना है बाय 2. सो दिस विल कम आउट टू बी 146. नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या करना है 24 प्लस एक क्लोरीन का होता है 35.5, तो 2 के लिए कितना हो गया 71. तो इनको ऐड कर देंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 95. तीसरा देखिए MgSO4, मैग्नीशियम इज 24 प्लस सल्फर इज 32 प्लस ऑक्सीजन इज 16 इंटू 4 एंड दिस विल कम आउट टू बी 120. इसका देखिए कैल्शियम इज 40 प्लस ब्रैकेट की जो क्वांटिटी है उनको ब्रैकेट में यहाँ पे बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो यहाँ पे भी हम सेम तरीके से करेंगे. हाइड्रोजन का 1 प्लस कार्बन का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 3 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. सो दिस विल कम आउट टू बी 162. तो ये सब वेट्स आ गए हमारे पास. अब हम क्या करेंगे इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे. नाउ इक्विवेलेंट वेट क्या होता है. इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर. नाउ दिस n फैक्टर कैन बी आइदर चार्ज और वैलेंसी. तो ये कितना होगा 146 डिवाइडेड बाय 2. 2 क्यों लिया है क्योंकि मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव होता है. बाइकार्बोनेट में एक बाइकार्बोनेट पे -1 है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो ये कितना हो गया -2, तो कॉमन इज 2. सेम तरीके से यहाँ पे भी हम डिवाइड बाय 2 करेंगे. यहाँ पे आएगा 120 डिवाइड बाय 2, अगेन यहाँ आएगा 162 डिवाइड बाय 2. सो दिस विल कम आउट टू बी 73, दिस विल कम आउट टू बी 47.5, दिस विल कम आउट टू बी 60 एंड 81. अब हमें निकालना है इन सब का कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट. अब कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ये कैसे निकलता है. कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा गिवन अमाउंट है यानी कि 14.6 मल्टीप्लाइड बाय 50. 50 हमारा एक कॉमन है. कॉमन क्यों है क्योंकि 50 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट कितना है 73.
सेम हम यहाँ पे देखेंगे, गिवन अमाउंट 9.5 मल्टीप्लाइड बाय 50 and divide by equivalent weight which is 47.5. Again see, this is 6, तो 6 multiplied by 50 divided by equivalent weight कितना है 60. नेक्स्ट देखिए, गिवन इज 16.2 into equivalent weight of calcium carbonate is 50 divided by equivalent weight कितना है 81. So this will come out to be 10, this will come out to be again 10, this will come out to be 5 and this will come out to be 10. अब आपसे पूछा है टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस, तो हमें पता है कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कॉजेस टेम्परेरी, मैग्नीशियम क्लोराइड परमानेंट, मैग्नीशियम सल्फेट परमानेंट एंड दिस टेम्परेरी. तो टेम्परेरी हार्डनेस विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ अमाउंट्स ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि कितने हैं 10 एंड 10. तो इक्वल्स टू कितना हो गया ये 10 + 10 इज इक्वल्स टू 20 mg पर लीटर, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट. देन इज परमानेंट हार्डनेस. परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से है, MgCl2 एंड MgSO4. इनके अमाउंट कितने हैं 10 एंड 5. 10 + 5 इक्वल्स टू हो गया 15 mg पर लीटर, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट. अगर टोटल हार्डनेस पूछी है तो दोनों को ऐड कर देंगे. अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कैलकुलेट हार्डनेस बिफोर एंड आफ्टर बॉइलिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि बिफोर बॉइलिंग पानी में टोटल हार्डनेस होती है ना. बॉईल करने से पहले तो दोनों हार्डनेस होंगी, लेकिन अगर हम आफ्टर बॉइलिंग की बात करें तो आफ्टर बॉइलिंग टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाती है, तो पानी में सिर्फ क्या बचती है परमानेंट हार्डनेस. तो अगर आपसे बिफोर बॉइलिंग पूछी है दैट मीन्स टोटल हार्डनेस पूछ रहे हैं, अगर आपसे आफ्टर बॉइलिंग पूछा है तो आपसे परमानेंट हार्डनेस पूछ रहे हैं, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टेम्परेरी हार्डनेस आ जाएगी. सो दिस एंड्स अप विद द न्यूमेरिकल्स ऑन कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट आपको अगर यूजफुल लग रहा हो, then please share our videos and subscribe to my channel. Thank you.